इस मुद्दे पर आयोजित इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल वेबिनार के उद्घाटन कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सायाड के चेयरमैन डॉक्टर विश्वजीत राय चौधरी जी, नमामि गंगे मिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स KMDA के पदाधिकारीगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधिगण और इस विषय से संबद्ध अपने विचार रखने के लिए आज इस आभासी प्लेटफॉर्म पर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं बहनों में आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जो आज वर्तमान में समय की सबसे बड़ी मांग है, ऐसे समसामयिक विषय पर कैपेसिटी बिल्डिंग के उद्देश्य से इस 2 दिवसीय सेमिनार को आयोजित करने के लिए मैं साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपनी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सब ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी बातचीत रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि नदी और मनुष्य का रिश्ता जो है वो चिरंतन है, इटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन द रिवर एंड द ह्यूमैनिटी। मनुष्य ही नहीं, नदी और पानी के बिना किसी तरह के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए हमारे ऋषियों मनुष्य ने इसे एलिक्सिर ऑफ लाइफ ऐसा मान करके परिभाषित किया और कहा कि जल है तो जीवन है। और आज जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें समाज में इस भाव को जागृत करने की आवश्यकता है कि जल है तो ही कल है। इस सृष्टि का अस्तित्व जल पर आधारित है और यह अकारण नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के दुनिया की सारी सभ्यताएं, मानव के उद्विकास से लेकर के जितनी भी सभ्यताएं बनी, प्रारंभ में चाहे हमारे देश में हो या दुनिया के किसी भी दूसरे देश में हो, उनका विकास नदियों के किनारे पर ही हुआ है। स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक शहर किसी न किसी नदी के किनारे पर विकसित हो सका है और हमारी भारतीय संस्कृति में तो नदियों के साथ में हमारा जीवन के प्रारंभ से लेकर के जीवन के बाद मृत्युपरांत तक नदी के हमारा साथ में हमारा जीवन का साहचर्य हमेशा हमेशा बना रहता है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे ऋषियों मनीषियों ने ये जो अवधारणाएं विकसित की थी, ये अवधारणाएं निश्चित रूप से इसी निमित्त विकसित की थी कि नदियों के साथ में हमारा साहचर्य बना रहे, नदियों की हमारे जीवन में उपयोगिता को हम धर्म का आधार या अवलंबन दे करके उनके मन में प्रतिपादित कर सकें, ताकि नदियों के जल के संरक्षण के विषय में आम जन में जागरूकता बनी रहे। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में नदियों का, पहाड़ों को या प्रकृति का कोई भी ऐसा घटक जो हमें देता है तो देवता मानकर पूजने की परंपरा हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे आदि पुरुषों ने स्थापित की थी। जल को जगदीश मानकर उसकी पूजा अर्चना करना और उसे पवित्रता का आधार मानते हुए हर एक काम में प्रारंभ, उसको शुद्धिकरण का प्रारंभ जल के माध्यम से करना, यह परंपराएं अकारण स्थापित नहीं की गई थी। ये जानते हुए कि आम जनमानस को धर्म के माध्यम से या धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से ऐसे विषयों के साथ में उनकी जिम्मेदारी के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से ये इस तरह की व्यवस्थाओं को बनाया गया था। नदियों की विशालता मानव मात्र के लिए हमेशा ही वात्सल्यमयी, स्नेहमयी माता की गोद के अनुरूप रही है। नदियों की निश्चल पावन जलधाराओं ने मानव जाति को हमेशा से सहेजा और संवारा है और तभी हमारी संस्कृति में, जैसा मैंने कहा, नदियों को माँ का दर्जा ऐसा दिया गया है। भारत में तो नदियों को तीर्थ स्थल के रूप में पूजा गया। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, षोडश कलह सौम्य पुरुष है
पंचदशानि महामाशी काममभय पिबो मोपय प्राणो न बिबतो विच्छेस्तस्य। मनुष्य 16 कलाओं से युक्त है और वो 15 दिन तक बिना भोजन किए केवल जलपान करके जीवित रह सकता है, और जल के पीने रहने से जीवन का नाश नहीं होता। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे देश कृषि प्रधान देश है, और इस दृष्टि से नदियों की महत्ता हमारे लिए और भी ज्यादा है। हम सब जानते हैं कि दुनिया की 18% आबादी हमारे देश में है, और उसके सापेक्ष जो हमें दुनिया के पीने योग्य जल, जो पोर्टेबल वाटर है, उसका केवल 4% जल हमें मिला है। दुनिया की इसके अतिरिक्त दुनिया की सबसे ज्यादा कैटल पॉपुलेशन, लगभग 18% की कैटल पॉपुलेशन भी हमारे देश में है। और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का दौर विश्व भर में चल रहा है, और उसके कारण से जिस तरह से रेन पैटर्न्स चेंज हुए हैं, जिस तरह से इरेटिक और स्कैंटी रेनफॉल पैटर्न रजिस्टर किए जाने लगे हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो हैं, जिनको पहले ये मानते थे कि आने वाली क्षति में उसका प्रभाव पड़ेगा, अब हम अपने डोर स्टेप पर उनको नॉक करते हुए उन इम्पैक्ट्स को देख रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा, उनका संरक्षण और उनकी व्यावहारिक उपयोगिता ये और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जिस तरह से धीरे धीरे बदली हुई व्यवस्था में गांवों से शहरों की तरफ पलायन की प्रवृत्ति बढ़ी, उससे सबसे ज्यादा शोषण यदि किसी का हुआ तो वो नदियों का शोषण हुआ है। शहरों के अंधाधुंध विकास के कारण से या अंधाधुंध शहरीकरण के कारण से न केवल हमारे नदी के जल पर दबाव बढ़ा, अन्य जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा, अपितु साथ साथ में उनके कारण से नदियों के जल के प्रदूषित होने, फ्लड प्लेन्स पर सॉलिड वेस्ट के इकट्ठा होने की प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा तेजी आई है। तो एक तरफ हम पानी का विड्रॉल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम पानी का निकासी के साथ में शेष बचे हुए पानी को जो है वो प्रदूषित करने के लिए अनायास जो है उस दोष को हम अपने सिर पर ले रहे हैं। नदियों के किनारे हम शहर बेशक बसा सकते हैं, लेकिन हमें ये चिंता करनी ही होगी कि हमारे शहर, बढ़ते हुए शहरों के कारण से, बढ़ती हुई औद्योगिकरण के कारण से हमारी नदियों पर विपरीत न प्रभाव न पड़े। और नदी केवल एक पानी का प्रवाहमान जो है धारा नहीं होती, वो अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। उस इकोसिस्टम के साथ में जुड़े हुए सारे घटक जो हैं वो हमारे इस किए गए प्रदूषण के कारण से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। और इकोसिस्टम पर जिस तरह का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके कारण से निश्चित ही एक लंबे समय तक इम्पैक्ट करने वाली चुनौती जो है वो हम सब लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती का विषय है। इसको हमें सबको इसके बारे में सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। नदियों का अपना जो इकोसिस्टम होता है, पुराने जमाने में क्योंकि जनसंख्या का दबाव कम था, इसलिए नदियां कम प्रदूषित होती थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण से ये चुनौती और अधिक तेजी से बढ़ रही है। भारत में यदि दुनिया के जो है सारी दुनिया के देशों के उपलब्ध जल के प्रदूषित होने के मानक पर यदि असेसमेंट किया जाए, तो भारत, हम दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में आज दुनिया का सबसे प्रदूषित जल स्रोत है। जहां एक तरफ, जैसा मैंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस तरह की मान्यता स्थापित की थी कि हमारे देश में हमने जल को जगदीश माना था, हमने इसको ईश्वर मान करके पूजा किया था, हमने अपनी नदियों को माँ या देवी स्वरूपा मानते हुए उनकी आराधना की परिकल्पना की थी। उसी देश में दूसरी तरफ दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित जल अगर कहीं है या जल स्रोत कहीं है तो वो भारत में है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय है। बड़े दुख और पीड़ा के साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में आजादी के बाद 70 सालों तक इस नदियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की जिस तरह से उपेक्षा हुई, उन्हें केवल सोर्स ऑफ वाटर या कैरियर ऑफ वाटर के रूप में माना गया, और उसके कारण से हमने केवल हमेशा ही सप्लाई साइड मैनेजमेंट करते हुए उनके पानी का अधिकतम उपयोग और दोहन किस तरह से किया जा सकता है, मात्र इसी जो है दृष्टिकोण से नदियों को देखा। उसी के कारण से आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनी है। गंगा नदी
जो पीढ़ी परंपरा से हमारे भारत में आस्था का केंद्र थी, गंगा नदी जो पीढ़ी परंपरा से हमारे यहाँ धार्मिक महत्ता का केंद्र थी, गंगा नदी जो जो सदियों सदियों से जिस पर देश का 40% आबादी का जीवन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर करता था, उसकी भी इतनी उपेक्षा हुई। हमने देखा कि दुनिया चर्चा करते थे कि भारत की गंगा नदी जो है वो एक नाले के स्वरूप हो गई है, भारत की गंगा नदी जो है वो अपना मूल रूप खोती जा रही है। गंगा नदी का सारा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, उसमें रहने वाले सारे जलीय जीव, गैंगेटिक डॉल्फिन से लेकर के हिल्सा मछली से लेकर के अन्य सारे जितने भी जलीय जीवन है वो नष्ट प्राय होता जा रहा था। लेकिन ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री, ये सौभाग्य का विषय है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दैवीय संयोग उसमें बना कि प्रधानमंत्री जी को वाराणसी से चुनाव लड़ने का अवसर मिला और वाराणसी की जनता ने जब चुन करके उन्हें संसद में भेजा, तब उन्होंने 2014 में सरकार बनने के समय में कहा कि मां गंगा की सेवा करना शायद मेरे भाग्य में है और मुझे मां गंगा ने अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दूरदर्शिता पूर्वक और जिस पैशन के साथ में गंगा की स्वच्छता, अविरलता और निर्मलता को लेकर के प्रयत्न किए, लगातार मार्गदर्शन किया, और जिस तरह से उन्होंने टाइम स्क्वायर पर जब खड़े होकर के न्यूयॉर्क में बात कर रहे थे तब जो घोषणा की कि यदि हम गंगा की सफाई करने में कामयाब हो जाते हैं और गंगा को निर्मल और अविरल बना पाते हैं तो निश्चित रूप से हम देश के 40% आबादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हम कर पाएंगे। मित्रों, पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा जो हिमालय से प्रारंभ होती है, वहां से लेकर के जब वो समुद्र में मिलती है तो वो हमारे जीवन को, देश के बहुत बड़े भूभाग को और साथ साथ में 40% के से ज्यादा आबादी के जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने, इसकी निर्मलता एवं अविरलता को सुनिश्चित करने और इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमामि गंगे ऐसे एक इंटीग्रेटेड मिशन को प्रारंभ किया गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैं ये स्वीकार करूंगा कि जो है गंगा का विषय निश्चित रूप से बारंबार चर्चा में हमारे देश में लगातार बना रहा, लेकिन 30 सालों तक जिस तरह के एफर्ट्स गंगा एक्शन प्लान के नाम पर या नेशनल गंगा मिशन के नाम पर जिस तरह के एफर्ट्स किए गए वो इंटीग्रेटेड नहीं थे, होलिस्टिक अप्रोच के साथ में नहीं किए गए थे, साइंटिफिक बैकिंग के साथ में नहीं किए गए थे। पीस मील में कहीं कुछ कैपेसिटी डेवलपमेंट किया गया, आनंद फानन में जहां जैसी आवश्यकता महसूस की गई, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत कुछ काम हुए। 4000 करोड़ रुपए का निवेश भी पिछले 30 सालों में गंगा एक्शन प्लान के नाम पर विभिन्न चरणों में हुआ, लेकिन इंटीग्रेटेड प्लानिंग और साइंटिफिक बैकिंग नहीं होने के कारण से उसके यथेष्ट परिणाम नहीं आ सके। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो घोषणा की थी उसी मंशा के अनुरूप अपने इरादे पर अटल रहते हुए 20,000 करोड़ रुपए का बजट की व्यवस्था कर नेशनल गंगा मिशन को, एनएमसीजी को जो है एक स्वायत्त संस्था के तरह काम करने का अवसर प्रदान किया। केवल इतना ही नहीं, इसे एक अथॉरिटी ऑर्डर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 5 के तहत अथॉरिटी ऑर्डर प्रदान कर जो है वो कैपेसिटी जो है नमामि एनएमसीजी को दी गई और उसके बाद में निश्चित रूप से काम में भी गति आई। अब तक हम लगभग 30,235 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 MLD पर डे कैपेसिटी के हमने जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किए, 5,213 किलोमीटर के सीवेज नेटवर्क को बनाया। इसके अतिरिक्त जो है हमने जो परियोजनाएं प्रारंभ की, अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी जनरेट किया, उसके साथ साथ में जो घाटों का पुनर्निर्माण किया, उसकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में हमने काम किया, तो उसके परिणाम अब हम सबको दिखाई देने लगे। पिछले कुंभ के समय में और उसके बाद में वर्तमान कुंभ में जब हरिद्वार में देश ही नहीं दुनिया के सभी लोगों ने, करोड़ों लोगों ने साक्षात इस परिवर्तन को महसूस किया। प्रयागराज के पिछले कुंभ के अवसर पर लोगों ने, दुनिया भर से आए हुए प्रतिनिधियों ने, दुनिया के 122 देशों से आए हुए प्रतिनिधियों ने अपने वक्तव्यों में कहीं न कहीं इस बात को कमेंट किया था कि गंगा में के नदी के जल की क्वालिटी में, गुणवत्ता में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ये निश्चित ही हम सब के लिए उत्साहवर्धक भी है, प्रेरणादायक भी है और हम सब ये इस बात को अब कह सकते हैं, जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कह सकते हैं कि हमारे देश में एक नए युग का प्रारंभ इसके माध्यम से हुआ है।
इसके अतिरिक्त भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अब 2019 में सरकार बनने के बाद में जल के विषय की महत्ता को समझते हुए एक जल शक्ति मंत्रालय ऐसा इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री जो है वो निर्मित की है, जिसमें जल से जुड़े हुए सारे विषय जो पहले विभिन्न मंत्रालयों में जिनके बारे में चर्चा की जाती थी, विभिन्न विभागों में जिनके बारे में चर्चा, जिसके बारे में पॉलिसी प्लानिंग किया जाता था, उन सबको एक हॉलिस्टिक पॉलिसी प्लानिंग हो और हॉलिस्टिक मैनेजमेंट की दृष्टि से हम काम करें। इस दृष्टिकोण से एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री जो है जल शक्ति मंत्रालय बनाया और आप सबकी शुभकामनाओं से मुझे उसमें काम करने का अवसर प्रदान किया। एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत एक डायरेक्टरेट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत काम करता था, जो देश की गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियां उनके स्वास्थ्य की चिंता उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी। अब एनआरसीडीपी जो है वो डायरेक्टरेट भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है और इसमें हमने 6000 करोड़ रुपए की लागत से 16 राज्यों के 77 शहरों की 34 रिवर स्ट्रेचेस पर हमने काम करना प्रारंभ किया है और लगभग हमने 2522 एमएलडी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने कैपेसिटीज को जनरेट किया है। और उसके कारण से जो अनुभव हमने एनएमसीजी में अर्जित किया, नमामि गंगा पर काम करते हुए जो अनुभव अर्जित किए, उन्हीं अनुभवों का लाभ लेते हुए हम देश के अन्य नदियों पर भी इसी तरह से इसी गति से काम कर सकें, इस लक्ष्य और दृष्टि के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट में उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। हमने अध्ययन जो है देश के 5 बड़े बेसिन्स पर, जो रिवर बेसिन्स हैं, उनके ऊपर भी साथ साथ में गंगा की तर्ज पर अभी अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया गया। इसी के साथ साथ में गंगा की मुख्य धारा पर सफलता प्राप्त करने के बाद में हमने गंगा की सहायक नदियां, चाहे यमुना है, रामगंगा है, काली है, इन सब नदियां और उनकी सेकंड लेवल ट्रिब्यूटरीज पर भी हमने साथ साथ में काम करना प्रारंभ किया है। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले 1-2 वर्ष में जब ये सारी परियोजनाएं लगभग पूर्ण हो जाएंगी, उसके बाद में गंगा की निर्मलता को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था वो निश्चित रूप से समाप्त होगा। लेकिन अब तक जो कुछ किया है उसको देखते हुए भी, उसके परिणाम के आधार पर भी मैं कह सकता हूं कि गंगा की नदी का पानी उद्गम स्थल से लेकर के हरिद्वार तक आज कहीं भी आप जो है उठा करके पानी पी सकते हैं, वो आचमन के योग्य है। और मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी शहर में आज कोई भी रॉ सुवेज, अनट्रीटेड सुवेज जो है वो गंगा के पानी में अप टू हरिद्वार, अप टू ऋषिकेश नहीं आ रहा है। इसको हमने इंश्योर किया है। मैंने तो दावे के साथ में ये बात कही थी कुंभ से पहले कि कुंभ में आने ऋषिकेश तक कहीं भी गंगा से उठा करके स्वास्थ्य इस तरह का संकट पैदा नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमने काम किया और इस काम को जिस तरह से जन आंदोलन का स्वरूप दिया, उस कारण से आज दावे के साथ में 10 इतनी लंबाई की बहने वाली बड़ी नदियों में सर्वश्रेष्ठ 10 नदियों में सबसे स्वच्छ सर्वोत्तम नदियों में आज हमारी गंगा नदी सम्मिलित हुई है। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सौभाग्य है। इसी तरह के कल्पना को और अधिक ऐसे सारे विषय जन आंदोलन का विषय नहीं पड़ेंगे, जन सहभागिता इसमें नहीं आएगी। हमने नमामि गंगे मिशन में काम करते हुए जन सामान्य को साथ जोड़ने की दृष्टि से गंगा मित्र, गंगा प्रहरी और इसके अतिरिक्त भी डिफरेंट वर्टिकल्स जहां यूथ काम करता है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के तहत काम करने वाला नेहरू युवक केंद्र हो, स्काउट्स एंड गाइड्स हो, इन सबको हमने साथ में जोड़ करके और सामान्य जनता में जो है अपना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, इस दृष्टि डेवलप हो, इस दृष्टि से हमने काम किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल हमने नेशनल गंगा कमेटी की जब मीटिंग की थी, काउंसिल की जब मीटिंग की थी, इसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, देश की सरकार के सारे स्टेक होल्डर मिनिस्ट्रीज उसमें मेंबर होते हैं, उसके अतिरिक्त गंगा के किनारे पर बसे हुए राज्यों के मुख्यमंत्री उसके मेंबर होते हैं। उनके साथ में बैठ करके जब हमने चर्चा की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और दृष्टि दी कि हमें इसे अर्थ की दृष्टि से भी जोड़ना चाहिए। केवल हम ज्ञान गंगा, केवल हम अविरल गंगा, निर्मल गंगा की बात न करें, हम अर्थ गंगा की बात करें और गंगा बेस्ड इकोनॉमी, गंगा के तट पर बसे हुए नगरों में, गाँव में हम जो है वो डेवलप करें। हम वहाँ पे गंगा बेस्ड मछली पालन, गंगा पर आधारित ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, गंगा पर आधारित हॉर्टिकल्चर,
इन सब को हम आगे बढ़ाएं ताकि जो गंगा का ब्रांड है उस ब्रांड की वैल्यू जो है दुनिया भर में और अधिक बड़े पैमाने पर क्रिएट हो सके। जो निश्चित रूप से ये सब करने से लोगों का गंगा के प्रति जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है, नदियों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है, वो निश्चित रूप से और अधिक बढ़ेगा, परिवर्तित होगा और उस व्यावहारिक कदम के माध्यम से हम लोगों को इन सब के साथ में और अधिक जोड़ पाएंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सैनिटेशन मिशन डिक्लेयर किया था, तब हमने प्राथमिकता के साथ में गंगा के किनारे पे बसे हुए 4500 गांवों को हमने प्रायोरिटी के साथ में ओपन डेफिकेशन फ्री किया था। इसी के तहत जब हम देश में ओपन डेफिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम स्वच्छता को दूसरे पायदान तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी हम प्राथमिकता के साथ में इन 4,500 गाँव में काम करेंगे। इसके ऊपर हमने जो है योजना बनाई और काम प्रारंभ कर दिया है। गंगा के किनारे पर बसे हुए गाँव में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो और साथ साथ में इस क्षेत्र में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दे सके। इसके साथ साथ में जो है अब हमने, क्योंकि नदी का तंत्र केवल नदी में बहने वाले पानी तक ही सीमित नहीं है, सारे वेटलैंड्स भी उसके साथ में जुड़े हुए हैं, सारे ग्लेशियर्स भी उसके साथ में जुड़े हुए हैं, कैचमेंट एरिया का भी अपना एक बड़ा योगदान है। हम सब ने देखा है कि पिछले दिनों में किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, किस तरह से ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण से जो घटनाएं हुई है, जो दुर्घटनाएं हुई है, उनके जो दुष्प्रभाव हैं उनको हमने देखा है। एनएमसीजी में हम इन ग्लेशियर्स के स्टेबलाइजेशन के रीस्टेबलाइजेशन के लिए भी साइंटिफिक स्टडीज और उसके माध्यम से हम काम करें, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम व्यापक तौर पर काम कर रहे हैं। कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वहाँ अफॉरेस्टेशन जो है वो कैपेसिटीज बढ़े, एक्टिविटीज बढ़े, इसके लिए भी हमने बहुत सारी संस्थाओं को साथ लेकर के राज्यों के माध्यम से उसके ऊपर भी काम किया है। मैं आप सब से इस बात को लेकर के आज प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब मैं सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि जिस तरह से सारे युवा इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जब युवा शक्ति ऐसे विषयों को ओन कर लेती है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होता है। मैं ये मानता हूँ कि जब युवा शक्ति इस बात को तय कर ले और ये जिद कर ले कि हमें अपने नदियों को और पारिस्थितिकी, उससे जुड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र को, उसके इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए काम करना है, तो शायद दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसे ऐसा करने से रोक सके। क्योंकि सरकारों को चुनना, सरकारों को बनाना और उनको जो सही दिशा में काम करना, इसमें सबसे बड़ी योगदान जो है आज हमारी युवा शक्ति कर सकती है। आप सब लोग इसके साथ में जुड़े और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए आप सब लोग जुड़े। मैं आप सबका और इसके साथ साथ में आयोजकों का भी उसके लिए जो है अभिनंदन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हम गंगा नदी के से जुड़े हुए विभिन्न घटकों पर काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ में हम जो है अन्य नदियों पर भी इसी तरह से एक्टिविटीज के साथ में काम करें। हमें आज इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जमीन के ऊपर पानी, सतह का पानी, नदियों का पानी और भूजल का पानी, ये सब आपस में इंटीग्रेटेड है। सारा जल जो है आपस में जुड़ा हुआ है और हमें इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ में काम करना पड़ेगा। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल की गिरने वाली प्रत्येक बूंद, उसको हम बरसात से आने वाली प्रत्येक बूंद का हम ठीक से प्रबंधन करें, उसका संचय करें और संचित जल को संरक्षित करें। जहां कहीं भी वेटलैंड्स में है वो पानी, उसको संरक्षित करें, प्रदूषित होने से बचाएं। नदियों में प्रवाहित है, उसकी गति को कम करते हुए हम उसको किस तरह से अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें और साथ साथ में संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें। उपयोग किए हुए जल को रिसाइकल करके पुनः उपयोग करें। एक बार अगर हम रिसाइकल करके एक बूंद पानी को वापस उपयोग लेते हैं तो हम सिस्टम में से एक बूंद पानी के विड्रॉल को कम करते हैं और वो निश्चित रूप से हमारी नदियों के हिस्से का पानी होता है जिसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, वास्तव में होना ये चाहिए कि नदियां जो है आइडियोलॉजिकली कि साफ पानी जो है वो नदी में बहे और प्रदूषित पानी का पुनः उपयोग जो है रिसाइकल करके हम उसको इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उपयोग करें। क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों मिला करके लगभग 94-95% टोटल पानी को कंज्यूम करती है। अगर हम इसको रिसाइकल्ड वाटर को इसका उपयोग इस क्षेत्र में करें तो हम जो है उतने ही क्वांटम के पानी को नदियों के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जो है वो छोड़ सकते हैं।
हमने देखा होगा आप सब ने कि पिछले 70-80-100 साल में दुनिया भर में जितने बांध बढ़े, दुनिया की परिस्थितियों में जो यूरोपियन देश हैं जहां स्नो मेल्ट का पानी 12 महीने आता है, वहां की परिस्थितियां दूसरी है। लेकिन भारत में जहां लगभग 80-85% पानी जो है वो केवल बरसात के समय में आता है, और वो भी कुल मिलाकर के 15-20 दिन में ही जितना पानी सारा आता है। तो हमारी नदियां सदा नीरा बनी रहे, पेरेनियल बनी रहे, उसके लिए आवश्यक है कि हम भूगर्भ के जल की भी चिंता करें, उसको भी उस लेवल को भी बनाएं। आज हमारी आवश्यकता की 65% पानी जो है वो हम जमीन में से निकाल रहे हैं, और उसके कारण से हमारे भूगर्भ जल स्रोत डिप्लीट हो रहे हैं। मैंने अपने मंत्रालय में देश भर में जो है हेलीबॉर्न सर्वे के माध्यम से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हम ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर एक्वीफर्स को मैप कर सकें, और उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से हमने जल शक्ति अभियान, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, जहां कहीं भी पानी की बूंद गिरे और जब कभी भी गिरे हम उस पानी की बूंद को रोकें, उसका संरक्षण करें, इस लक्ष्य के साथ में काम करें, तो हम सतही पानी और भूगर्भ के जल के दोनों जल भंडारों को हम अक्षुण्ण बनाए रखने में कामयाब होंगे। आज भूगर्भ के जल में भी अत्यधिक दोहन के कारण से जिस तरह से क्वालिटी इंफीरियरिटी आ रही है, जिस तरह से उनका मिनरलाइजेशन बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए चुनौती है। और ऐसी परिस्थिति में आज ये समय की मांग और आवश्यकता है कि हम जो हमारे नदियों से जुड़ा हुआ पारिस्थितिक कंप्लीट जो है इकोसिस्टम है, उसमें जो है पानी के डिफरेंट वर्टिकल्स भी हैं, उन सबको एक साथ जो है देखते हुए, एक दृष्टि से देखते हुए हमें उन सब की चिंता करने की आवश्यकता है। और ये समय की मांग और आवश्यकता भी है, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही, आज से 50 साल पहले हमारी पर कैपिटा वाटर का जो है अवेलेबिलिटी 5000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा हुआ करते थे। आज घट करके, क्योंकि आबादी 50 साल में 3 गुना बढ़ी है, तो घट करके वो 1500 क्यूबिक मीटर के पास पहुंच गई है। तो आने वाले समय में 50 साल बाद में, एक पीढ़ी बाद में आने जो है किस तरह की भयावह स्थिति बनेगी, इसको लेकर के विचार करने की आवश्यकता आज हमारी है। और हमें इस सोच के साथ में काम करने की आवश्यकता है कि हम ये जो जितने भी प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास में है, मे बी इट इज वाटर, मे बी इट इज लैंड, मे बी इट इज एयर, मे बी इट इज द ट्रीज एंड फॉरेस्ट कवरेज, हम इसके एकमात्र उपभोगकर्ता नहीं है। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि रिवराइन इस इकोसिस्टम में, पानी में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु, जलीय जीव जंतु, उस पर आधारित प्रत्येक पेड़ पौधे, सबके ऊपर पानी का अधिकार है, सबका अधिकार उस पानी के ऊपर है। लेकिन प्रैक्टिकली हम केवल मनुष्य का अधिकार मानते हुए हम अपने एकमात्र उपभोक्ता करते हुए उसका उपयोग करते हैं, उसके कारण से सारी समस्याएं खड़ी होती है। तो आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में इस रिवराइन इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए हम लोगों को जागृत करें, ताकि अभी जो काम हम कन्विक्शन के साथ में कर सकते हैं, इन सबको, इस सिस्टम को बनाए रखने का जो काम हम कर सकते हैं, उस सिस्टम को यदि हमने अभी काम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत सारे कंपल्शंस उसके कारण से देखने पड़ेंगे। और अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन प्लानिंग करने वाले लोगों को अभी इसमें बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। मैं जिम्मेदारी के साथ में इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज भी हमारे टोटल सूवेज जितना हमारा जनरेट होता है, उसके अगेंस्ट में हमारी टोटल ट्रीटमेंट कैपेसिटीज 1/3 है, और जितनी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज है उसमें फंक्शनल कैपेसिटी को अगर मैं देखूं तो वो उसका भी 1/3 हिस्सा है। तो हम लगभग 10-11% प्रदूषण को ही ठीक ठाक तरीके से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अब इस गति को बढ़ाने की आवश्यकता है, सरकारों को भी इसमें काम करने की आवश्यकता है, लेकिन आम जन को इसमें भागीदार बनाने, वो सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक आम जन इस विषय को स्वीकार नहीं करेगा और इस विषय की जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लेगा, तब तक हम ऐसे विषयों में सफलता शायद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि पिछले वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार जल के विषय पर बात की है, 2019 के बाद तो मुझे लगता है कि हर मन की बात के कार्यक्रम में और इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी अवसर मिला है, उन्होंने हमेशा ही पानी की बात की है। और जितनी बार वो जल को लेकर के बात करते हैं, मुझे लगता है कि मेरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ गई है। तो लेकिन मैं दूसरी तरफ ये देखता हूँ कि उसके कारण से समाज में निश्चित रूप से एक नई चेतना व्याप्त हुई है। आज मैं देख रहा हूँ इतने सारे युवा जो है इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं। और इसके अतिरिक्त भी मैंने अनुभव किया है, समाज में काम करते हुए अनुभव किया है
कि पानी को लेकर के सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आने वाली जनरेशन में निश्चित रूप से आने लगी है, और ये समाज में देखते हुए आप आम बातचीत के समय में हम सब लोग महसूस करते हैं। तो अभी ये समय आ गया है कि हम इन जो है मूलभूत आवश्यकता से जुड़े हुए विषयों को लेकर के समाज में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएं। हम सब लोग मिलकर के जो है आने वाले समय में आप ही सब लोग पॉलिसी प्लानिंग करने वाले लोग होंगे, आप ही सब लोग अर्बन प्लानिंग करने वाले लोग होंगे। तो इस दृष्टि से कि हम केवल सप्लाई साइड की चिंता करने के बजाय डिमांड साइड की भी चिंता करें, और उस डिमांड साइड की चिंता करते हुए हम व्यवस्थाओं को और अधिक ठीक से सुनिश्चित करें। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। इस अपेक्षा भाव के साथ में मैं एक बार फिर आप सबका को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं। और मैं ये मानता हूं कि आज ये जो कॉन्फ्रेंस आप सबने, वेबिनार जो आप सबने आयोजित किया है, और इसमें जितने सारे विशेषज्ञ जो अपनी बातचीत करेंगे, उस सबको केवल हम इस कॉन्फ्रेंस के बॉक्स तक ही सीमित नहीं छोड़ेंगे। इसको लेकर के आगे हमें इसको पॉलिसी प्लानिंग तक किस तरह से पहुंचाना है और उसको हम आगे किस तरह से ले जा सकते हैं ताकि हम अपने अल्टीमेट गोल में सफल हों। हम सब लोग थियोरिटिकल बात करें और बात करके उसको यहीं पर छोड़ देंगे, उससे मुझे लगता है कि हमें लाभ नहीं होने वाला है। अंततः हमको इसे पॉलिसी के फ्रेमवर्क में उतार करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जो है आज यहाँ बैठना बातचीत करना सफल होगा। लेकिन ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग की आज बात की गई है, इसको लेकर के मैं अत्यंत उत्साहित हूँ और आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल स्पीच। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you for accentuating the whole idea of restoration driven ecosystem and urban planning by sharing your views with us. So now this is the time. Well, this is going to be a very prestigious moment for all of us. But for that, I'd like to hand over the mic to our chairperson, Dr. Bishwajit Roy Choudhury. Over to you, sir. First of all, once again, I would like to share my thanks to Mr. Gajendra Shekhawat sir, because he has done a marvelous job. Because I know that from the very beginning of NMCG, I have associated through Ganga Quest or many other activities. Even I have regularly followed his profile either in social media platform, and he has done 5 years or whatever the time he has get, particularly for this Jal Shakti Mantralaya, and it has done a marvelous job. And we know that we have to right now, this is our responsibility also to support sir and sir activity and also the ministerial activity through our platform. And with this respect, first of all, I would like to give my once again sincere thanks. And I, on behalf of SIAD, it's really an honor for us to give the special moment for sir also, that on behalf of SIAD, we would like to provide honorary fellow membership for his wonderful job in this in the field of society, particularly society, because ultimately societal development is the ultimate goal for all of us. And sir, in the position of Gajendra sir, it's really wonderful and honorable achievements, and that's why this is a just small token of appreciation and gratitude, sir, on behalf of SIAD. Please accept it. Thank you so much, sir. Thank you. I am humbled. Thank you very much. Thank you. And we will send the details, everything, whenever we will be in Delhi to meet with you, and it will present by hands. Thank you, sir. Thank but you all right of you. now it's a pity. In fact, I am traveling and I'm putting up in a lounge in Raipur. So connectivity was an issue for me, but my iPad was not getting very good connectivity. So I kept my video off for some time. Thank you very much. But still, sir, it is really very wonderful, and as per your suggestions, your guidance, we will definitely document going to for the documentation of these lectures, and definitely we will help to support the ministry in regarding the policy implementation of this, all the outcomes which we get. Thank you, Vishwajit ji. Thank you. On behalf of SIAD, thank you. Thank you so much.